जय श्री राधे फ्रेंड्स। वह सीक्रेट दरवाजा जहां पर अभिनव गया था, वो हाथों पर लगा हुआ खून जो कुछ भी है अच्छा तो बिल्कुल होने वाला नहीं था, मगर उसे पता करना होगा। मॉम मॉम मॉम, एक डर से भरी डेस्परेट सी आवाज ओजल के कानों में पड़ती है और उसके कदम रुक जाते हैं। वह तुरंत ख्यालों से बाहर आकर रियलिटी में आती है और अरमान के कमरे की तरफ देखती है। अंदर से अरमान की आवाज आ रही थी, डर से भरी हुई, बेचैनी से भरी। अरमान, ये तो अरमान की आवाज़ है, सब ठीक तो है? ओज़ल थोड़ा कन्फ्यूज़न में अपने कदम अरमान के कमरे की तरफ बढ़ा देती है। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखती है कि अरमान बिस्तर पर सो रहा है, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसका शरीर काँप रहा था, चेहरे पर पसीना था और उसने ब्लैंकेट को मुट्ठियों में कस के पकड़ा हुआ था। इस वक्त यह कोई छोटा डेविल नहीं बल्कि एक बहुत ही मासूम बच्चा लग रहा था, जो बुरी तरीके से डरा हुआ था। ओजल तुरंत समझ गई कि अरमान को शायद कोई बुरा सपना आ रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन अरमान को ऐसे देखकर ओजल के सीने में अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। अरमान बार बार अब मॉम शब्द बोल रहा था, जैसे कि वह अपनी मॉम को पुकार रहा हो। ओजल से रहा नहीं जाता, वह तुरंत बिस्तर पर चढ़ जाती है और अरमान के बगल में लेट जाती है। वह अरमान को पकड़ती है और अपनी बाहों में खींचती है और प्रोटेक्टिवली उसे अपने सीने से लगा लेती है। धीरे से उसके बदन को सहलाते हुए प्यार से बोली, "श्श, मॉम इज हियर, मॉम इज हियर, रिलैक्स, मैं तुम्हारे पास हूँ।" वो बस अरमान को शांत करना चाहती थी। अरमान वैसे भी नींद में है, उसे कहाँ कुछ पता लगने वाला है। अगर वो अपनी मॉम को पुकार रहा है तो उसे शांत करने के लिए ओजल को मॉम बनना ही पड़ेगा। ओजल की बातें सुनकर जैसे अरमान का कांपना धीरे धीरे बंद हो जाता है। वह ओजल को और कस के पकड़ लेता है और अपने छोटे से चेहरे को उसके सीने में छुपा देता है, जैसे नींद में उसे यकीन हो गया हो कि वो उसकी मॉम की बाहों में ही है, उसका उसका ही है। स्वैगर ओजल के दिल को छू जाता है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अरमान सिर्फ 5 साल का बच्चा है। 5 साल का बच्चा जिसे ठीक से कुछ पता भी नहीं होता, जिसे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, हंसना खेलना कूदना मस्ती करना चाहिए। उस उम्र में उसने ना जाने कितने खतरों का सामना करा, यहाँ तक कि अपनी मॉम को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। इस बच्चे के दिमाग के ट्रॉमा को तो वह इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। ओज़ल और भी करीब होकर अरमान को बाहों में खींचती है, उसके सिल्की बालों को अपनी उँगलियों से सहलाने लगती है, उसके बालों में किस करती है और उसके छोटे से शरीर को अपनी बाहों में थाम लेती है। धीरे-धीरे वह महसूस करती है कि अरमान एकदम से रिलैक्स हो गया और फिर शांत होकर गहरी नींद में सोने लगा। अब वह डर नहीं रहा था, बल्कि थोड़ा-सा रिलैक्स लग रहा था, जैसे उसे उसका सेफ ज़ोन मिल गया हो, जैसे उसे उसकी मॉम की बाहें मिल गई हों। ओजल कई देर तक अरमान को अपनी बाहों में इसी तरह सुलाती रहती है। वह देखती है, उसे प्यार से सहलाती है, जिस तरह से अरमान अपने छोटे-छोटे हाथ-पैर ओजल पर रखे हुए था, उसे चिपका हुआ था, जैसे नींद में भी वो अपनी मॉम को कहीं नहीं जाने देगा। ओजल का दिल नरम हो जाता है, उसे अरमान पर बहुत तरस आता है। फिर कब वह भी अरमान के साथ उसी तरह उसके साथ गहरी नींद में सो जाती है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और फिर 2 कदम चलते हुए कमरे के अंदर आते हैं। बिस्तर के पास खड़ा हुआ अभिनव ओजल और अरमान को एक-दूसरे की बाहों में सोता हुआ देखता है। अभिनव की आँखों में हल्की-सी हैरानी और सरप्राइज़ दिखाई दे रहा था। अरमान कभी किसी औरत को अपने करीब नहीं आने देता। उसकी बाहों में इस तरह से सुकून से सोना तो बहुत दूर की बात है। आज तक उसकी किसी केयर टेकर ने उसकी इतनी केयर तो नहीं की, वह उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाए। सब अरमान से डरते थे, क्योंकि अरमान सबका जीना हराम करके रख देता था। और यहाँ देखो, जिस केयर टेकर की नाक में अरमान 24 आवर्स दम करके रखता है, उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता, आज कैसे उससे लिपट कर सो रहा है। दोनों को एक दूसरे को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ऐसे लिपटे हुए हैं जैसे सच में माँ बेटे हों। ना चाहते हुए भी तकरीबन तकरीबन 10 मिनट तक अभिनव की नज़रें ओज़ल और अरमान की इस हार्ट वार्मिंग साइट से अलग ही नहीं होती। वह उन्हें एकटक देखता रहता है, बस नज़रें जमाए हुए। अरमान जितना शैतान और शरारती था, अभिनव जानता था कि वह अंदर से उतना ही दुखी, परेशान, अकेला और टूटा हुआ सा है।
अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अपनी तकलीफ़ें वह हमेशा दूसरों को टॉर्चर करके ही निकालता है। एक छोटे से बच्चे के लिए यह सब कुछ बहुत ज़्यादा था, जो अरमान ने फेस किया है। अभिनव उसे एक अच्छी नॉर्मल ज़िंदगी देना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी उसके लिए यह मुमकिन नहीं था। अरमान उसका इकलौता बेटा था और वह बस चाहता था कि वह किसी तरह से खुश रहे। कुछ सेकंड तक वहाँ खड़े होकर उन दोनों को देखने के बाद अभिनव वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ओजल की धीरे-धीरे आँखें खुलती है। जब वह अपनी आँखें खोलती है तो देखती है कि वह अभी भी अरमान के बिस्तर पर सो रही है और अरमान अभी तक उसकी बाहों में लिपटा हुआ सुकून से सो रहा है। शायद वह कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। अरमान अभी भी सो रहा था। ओजल अरमान के सोते हुए चेहरे को देखती है। ये छोटा-सा फिगर उसकी बाहों में सिमटा हुआ काफ़ी रिलैक्स लग रहा है। वह धीरे से अरमान को अपनी नरम बाहों से आज़ाद करती है और फिर धीरे से ब्लैंकेट से उसे कवर कर देती है और बिना आवाज़ किए चुपके से बिस्तर से खड़ी हो जाती है। अपने स्लीपर्स पहनती है और उसके बाद कमरे से चली जाती है। कमरे के बाहर जाकर वह ज़ोर से अंगड़ाई लेती है और वहाँ से अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक वह किसी से टकरा जाती है। वह देखती है कि अभिनव अभी-अभी शायद जॉगिंग करके आ रहा था। उसने जॉगिंग के कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन थे और कपड़ों से हल्के से पसीने की स्मेल भी आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सुबह-सुबह उठकर ओजल बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। बाल बिखरे हुए, हल्का-सा काजल फैला हुआ, हल्की-सी मेसी लुक के साथ। उसकी स्किन सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही थी। ऑफ़ कोर्स वह एक 18-19 साल की लड़की है, एक छोटी बच्ची जो अभी-अभी अपनी जवानी के दिनों में कदम रख रही है। और यूथफुलनेस का ग्लो उसके चेहरे पर छाया हुआ है, इतना ज़्यादा कि कुछ सेकंड के लिए तो अभिनव की नज़रें भी उसके चेहरे से जैसे चिपक सी जाती हैं। ओजल थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर ठाकुर। अभिनव तुरंत अपनी नज़रों को थोड़ा इधर-उधर करता है, फिर अपना गला साफ करके ओजल से कहता है, तुम रात को अरमान के पास सोई थी? ओजल ने तुरंत कहा, जी वह एक्चुअली रात को अरमान को फिर से नाइटमेयर्स आ रहे थे। वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसके पास रहकर उसे रिलैक्स करते हुए कब मेरी उसके बगल में आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अभिनव कहता है थैंक यू। ओजल ने कहा, इसमें थैंक यू बोलने जैसी कोई बात नहीं है मिस्टर ठाकुर। मैं अरमान की केयर टेकर हूँ, उसकी केयर करना मेरा काम है। अभिनव ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस हल्का सा सर हिलाता है और फिर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। अरमान सीढ़ियों से चलता हुआ हॉल में आता है और डाइनिंग टेबल के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर अभिनव ऑलरेडी बैठा हुआ था। अरमान को देखकर अभिनव ने सिर्फ इतना कहा, गुड मॉर्निंग। अरमान ने भी गुड मॉर्निंग किया और फिर अपनी चेयर के पास आकर थोड़ा सा मुश्किल से ही सही लेकिन अपनी चेयर पर चढ़ के बैठ गया। अरमान का मूड काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसके चेहरे पर स्माइल थी, आँखों में चमक। अभिनव ने जब यह देखा तो अपनी आईब्रो को ऊपर उठाया, क्या बात है, इतना खुश कैसे लग रहे हो? अरमान ने अभिनव से कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है कल रात को मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया। अरमान की बात सुनकर अभिनव अपनी नज़रें उसकी तरफ करता है। अरमान एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोला, मैंने सपने में देखा कि मॉम मुझे अपनी गोद में सुलाया। उन्होंने कहा कि वह मेरे पास हैं और वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। अरमान को लग रहा था कि जैसे वह एक सपना था, जहाँ वह अपनी मॉम की नरम बाहों को महसूस कर सकता था, अपनी मॉम की खुशबू को महसूस कर सकता था, उसके सीने की नरमाहट को महसूस कर सकता था। उसे लगा जैसे पूरी रात अपनी मॉम की बाहों में सो रहा था, इसलिए वह सुबह उठते ही उसका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। अभिनव जानता था कि यह अरमान का कोई सपना नहीं, लेकिन वह अपनी मॉम की बाहों में नहीं था बल्कि अपनी केयर टेकर की बाहों में था। मगर वह कुछ नहीं बोला। अगर अरमान को ऐसा लगता है कि वह सपना है जहाँ वह अपनी मॉम से मिला था तो ठीक है, ऐसा ही सही, सोचने दो उसे। तभी सीढ़ियों से चलती हुई ओजल नीचे आती है। ओजल ने जीन्स टॉप पहना हुआ था, बालों को ऊपर पोनीटेल में बांधा हुआ था, चेहरे पर ब्राइट सी चमक थी। वह किसी कॉलेज गोइंग लड़की की तरह लग रही थी, जैसे अभी-अभी स्कूल खत्म करके उसने कॉलेज जॉइन किया हो। वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अभिनव जब उसकी तरफ देखता है तो ना चाहते हुए भी सोचने लगता है, इतनी कम उम्र में इस लड़की की क्या मजबूरी रही होगी कि ये नौकरी कर रही है। इसे तो कहीं कॉलेज में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, मगर वह इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हर किसी की अपनी मर्ज़ी, चाहे वह कुछ भी कर सकता है। वह बीच में बोलने वाला कौन होता है? अरमान जब ओजल की तरफ देखता है तो उसके चेहरे पर फिर से अनोइंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ओजल भी अरमान को देखती है और तुरंत ही उसके अनोइंग एक्सप्रेशन को भी, लेकिन उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह जाकर उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जूनियर ठाकुर। अरमान उस पर ध्यान नहीं देता। उसे खाने की प्लेट आगे की
ओजल तुरंत खाना उठाती है और अरमान की प्लेट में रखने लगती है। अरमान ओजल से बोला, क्या मैंने तुम्हें ये करने के लिए बोला? ओजल थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोली, नहीं। पर मैंने सोचा, अरमान ने कहा, अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत डालो वरना तुम्हारे घुटनों में दर्द हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ और अपना काम खुद ही करना पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। उसका कमेंट बहुत साइकाइट्रिस्ट था। वो क्या कहना चाहता है कि ओजल का दिमाग उसके घुटनों में? एक्सक्यूज मी। ऑल राइट, यू डू इट योरसेल्फ। अभिनव अरमान से थोड़ी कड़क आवाज में बोला। अरमान विहेब अपना मुंह बना लेता है अरमान, पर कुछ बोलता नहीं। अभिनव एक हेल्पलेस गहरी सांस लेता है। अरमान हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी प्लेट में खुद खाना डालने लगता है। ओजल को अब तक लग ही रहा था कि कहीं ना कहीं अरमान बहुत क्यूट बच्चा है, लेकिन नहीं। वंस अ डेविल, ऑलवेज अ डेविल। अरमान खाना खाते खाते अभिनव की तरफ देखकर बोले, डैड मेरे सारे फ्रेंड्स वाटर पार्क जा रहे हैं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ, मैं भी जाना चाहता हूँ, क्या आपके पास टाइम है? अभिनव ने खाना खाते हुए कहा, नहीं, तुम मिस सलोनी के साथ और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरमान ने थोड़ी रिक्वेस्ट करते हुए कहा, पर मैं चाहता हूँ कि आप पर मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, सब बच्चों के पेरेंट। उसने इतना ही कहा था कि अवनव ने थोड़ी सी स्टिक आवाज में कहा, अरमान जिद मत करो, कहा ना मेरे पास वक्त नहीं है। अवनव की बात सुनकर अरमान के चेहरे की चमक गायब हो जाती है। एक ही पल में जैसे उसकी आंखें मुरझा जाती हैं और उसकी सारी भूख गायब हो जाती है। हाथ में पड़ा टोस्ट वह वापस टेबल पर रखता है और कुर्सी से खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। अभिनव अरमान से बोला, कहाँ जा रहे हो ब्रेकफास्ट छोड़कर? अरमान ने कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? मैं चाहे कहीं भी जाऊं, और वैसे भी अब मुझे भूख नहीं। यह बोलकर अरमान वहां से अपने कमरे की तरफ भाग गया। अभिनव कुछ बोलने वाला था, लेकिन अरमान चला गया। अभिनव समझ नहीं पाता कि वो क्या बोले। दिस बॉय इज सच अ ड्रामा किंग। तभी उसे ओजल की आवाज सुनाई देती, मिस्टर ठाकुर। अभिनव ओजल की तरफ देखता है। ओजल अभिनव से बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे बीच में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आपने अरमान को वक्त देना चाहिए। वे सिर्फ 5 साल का बच्चा है। जब से इस घर में मैं आई हूँ मैंने देखा है कि आपके पास अरमान के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता। आप कभी उसे बैठकर बातें नहीं करते, बाकी बच्चों की तरह उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, हमेशा अपने काम में बिजी रहते हैं और वो अकेला रहता है। मेरे ख्याल से आपको दोनों के बीच के रिश्ते पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभिनव की आंखें हल्की सी कड़क हो जाती हैं और वो कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे एक पेरेंट कैसे बनना चाहिए? तुम्हें पता है पेरेंटहुड के बारे में कुछ भी? ओजल कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाती है। उसे कैसे पता नहीं होगा कि पेरेंट के प्यार की क्या कीमत होती है। उसे अपने मॉम डैड से बहुत प्यार मिला। अपनी मॉम के गुजर जाने के बाद उसके डैड ने उसे पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। वह उनके प्यार को तरसती रही, मगर उसे कभी नहीं मिला। एक बच्चा जब अकेला होता है, पेरेंट के प्यार को तरसता है, तो कितनी तकलीफ होती है। यह चीज उससे बेहतर शायद ही कोई समझ सकता था। ओजल ने अभिनव से कहा, आप इतना काम करते हैं, इतने पैसे कमाते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि किसके लिए? अरमान के लिए ही ना। वह आपका इकलौता बच्चा है मिस्टर ठाकुर। बच्चे फूलों की तरह होते हैं, उन्हें सहेज कर रखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है। वह कोई जंगली घास नहीं होते जो कहीं पर भी उग जाते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपर केयर नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएंगे। अरमान अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मिस करता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उसके डैड के पास उसके लिए वक्त नहीं है। वह बहुत अकेला फील करता है। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर ऑलरेडी ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, बहुत सारा काम है करने के लिए, आपके पास वक़्त नहीं होता, मगर कभी-कभार तो आप अपनी इकलौती औलाद के लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाल ही सकते हैं, ताकि उसे भी एहसास हो कि उसकी मॉम के चले जाने के बाद वह अनाथ नहीं हुआ। ओजल की बातें सुनकर अभिनव स्पीचलेस हो जाता है। ओजल उठकर चली जाती है, लेकिन अभिनव खामोशी से वहीं बैठा रहता है। उसके पास इतना ज़्यादा काम था करने के लिए, हमेशा से ही उसने अरमान को ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, उसे ज़्यादा वक्त नहीं दिया, इसलिए शायद दोनों बाप बेटे के बीच में बॉन्डिंग थोड़ी सी कम है। क्योंकि अभिनव ने हमेशा ही अरमान को बॉडीगार्ड्स या केयर टेकर की केयर में रहने के लिए छोड़ दिया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वह अपने बच्चे से प्यार नहीं करता। अरमान हाथों में अपनी मॉम की तस्वीर लेकर बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखें उदास थी। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होती है। अरमान नज़र उठाकर देखता है तो दरवाजे पर अभिनव खड़ा हुआ था। उसे देखकर अरमान अपनी नज़रें फेर लेता है, जैसे वह उसे देखना तक नहीं चाहता हो। अभिनव यह चीज़ समझ रहा था,
तो चलकर वहाँ पर आता है और बिस्तर के कोने पर बैठ जाता है। उसकी नज़र अरमान के हाथ में पड़ी हुई उसकी मॉम की तस्वीर पर जाती है और फिर अरमान पर, जो उसे नज़रें नहीं मिला रहा था। अभिनव ने कहा, नाराज़ हो? अरमान ने जवाब दिया, हाँ। अभिनव अरमान से बोला, सॉरी। अरमान नज़र उठाकर अभिनव की तरफ देखता है। अभिनव हाथ आगे बढ़ाकर अरमान के माथे के बालों को थोड़ा सेट करके बोला, तैयार हो जाओ, आज हम पूरा दिन वाटर पार्क में गुजारेंगे। मैंने अपनी सारी मीटिंग्स ऑलरेडी रीशेड्यूल कर दी है, तो आज का पूरा दिन तुम्हारे वाटर पार्क के लिए। ये सुनकर अरमान की आंखें चमक सी जाती है और वो कहता है, रियली? अभिनव हल्का सा सर हिला देता है। अरमान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह उठकर अभिनव के पास आता है और अभिनव को जोर से हग कर लेता है। अभिनव मुस्कुराकर उसे एक हाथ में पकड़ लेता है। अरमान इतना छोटा था कि अभिनव एक हाथ में आराम से उसे पकड़ सकता था। अभिनव की नज़र बिस्तर पर पड़ी हुई रचना की तस्वीर पर जाती है और उसकी आंखें इमोशनल हो जाती हैं, कोल्ड हो जाती हैं। सुबह की हल्की ठंडी हवा के बीच सिटी वाटर वर्ल्ड का विशाल गेट खुलते ही अभिनव, अरमान और ओझल अंदर कदम रखते हैं। बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स काले यूनिफॉर्म में चारों दिशाओं में खड़े थे। पूरी जगह हाई प्रोफाइल प्रोटेक्शन से घिरी हुई थी। हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग, वॉकी टॉकी की बीपिंग आवाज़ें और सुरक्षात्मक नज़रें। साफ पता चल रही थी कि ये कोई आम विजिट नहीं है। अंदर जाते ही अरमान की आंखें चमक उठी। वो आज अपने फेवरेट स्काई ब्लू टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनकर आया था और सुबह से ही वाटर पार्क की बातें करते करते उसका उत्साह आसमान छू रहा था। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसकी चाल अचानक धीमी हो गई। पूरा वाटर पार्क खाली, ना पानी में छींटों की आवाज़, ना लोगों की चीख पुकार, हंसी ठिठोली, ना लाइन, ना भीड़, कुछ भी नहीं। अरमान ने एक पल के लिए अपनी आंखें सिकोड़कर चारों तरफ देखा, फिर अपने डैड की तरफ घूरते हुए हैरानी से बोला, डैड, यहाँ कोई है क्यों नहीं? क्या हम बहुत जल्दी आ गए? ओजल भी अपनी हल्की पिंक वन पीस ड्रेस में इधर-उधर देखते हुए उतने ही कंफ्यूज लग रही थी। उसकी भौहें खुद ब खुद सिकुड़ गई। ये क्या साइलेंस है भला? यहाँ तो वाटर पार्क जैसा कुछ भी नहीं लग रहा। अभिनव ने काले शेड्स लगाए हुए, नीचे नेवी ब्लू बॉक्सर्स और ऊपर कैजुअल बीच शर्ट, बिल्कुल एक क्लासिक रिच डैड वाइब, कूल, कंपोज्ड और हमेशा की तरह कोल्ड। उसने बिना शेड्स हटाए सीधा जवाब दिया, नहीं, जल्दी नहीं आए। पूरा का पूरा वाटर पार्क आज सिर्फ हमारे लिए रिजर्व है। हम लोगों को छोड़कर यहाँ पर कोई बाहर वाला नहीं आएगा। सो इंजॉय एज मच एज यू वांट। अरमान और ओजल दोनों एक पल के लिए बिल्कुल स्पीचलेस, मुंह थोड़ा खुला, आंखें बड़ी और दिमाग में एक ही सवाल, किसी के लिए पूरा वाटर पार्क रिजर्व कर लेना, ये भी कोई बात हुई? अभिनव ने उन दोनों के चेहरे देखे और हल्की सी कंफ्यूजन के साथ अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, नाउ व्हाट? ओजल अंदर ही अंदर बहुत चक्की थी, लाइक सीरियसली? लोग वाटर पार्क इसलिए आते हैं कि भीड़ हो, शोर हो, हर तरफ लोग इंजॉय कर रहे हो, तभी तो वाइब्स आती है। अगर अकेले नहाना होता तो घर का स्विमिंग पूल क्या कम था? पूरे पार्क को रिजर्व करना ओवर नहीं हो गया थोड़ा? अरमान ने फ्रस्ट्रेटिंग आवाज में कहा, क्या यह बकवास है डैड? मुझे नहीं खेलना। यह बोलकर वह फ्रस्ट्रेशन में जाकर वहां पर लगी हुई सन बाथिंग वाली चेयर पर बैठ गया। हाथों को छाती पर क्रॉस कर लिया और होठों पर पाउट बना लिया, क्लियरली एंग्री। अभिनव यह देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो उसका यह लिटिल प्रोडक्ट इतना गुस्सा कर रहा है? आ तो गया वो अपना सारा काम छोड़कर इसके साथ पूरा दिन गुजारने के लिए। अब किस चीज को लेकर ड्रामा कर रहा है ये? उसने ओजल की तरफ देखा, जो खुद थोड़ी नाखुश लग रही थी। ओजल ने जब अभिनव की तरफ अपनी सवाली नजरों से देखते हुए पाया तो थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, व्हाट? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अभिनव ने अनोइंग आवाज में कहा, तुम्हारे कहने पर अपना सारा काम पीछे छोड़कर मैं अरमान के लिए यहाँ पर आया था कि इसके साथ पूरा दिन गुजार सकूं। अनोइंग आवाज में कहा अभिनव ने अनोइंग आवाज में कहा, तुम्हारे कहने पर अपना सारा काम पीछे छोड़कर मैं अरमान के लिए यहाँ पर आया था कि इसके साथ पूरा दिन गुजार सकूं। अब क्या यह नया ड्रामा है तुम लोगों का? अरमान गुस्सा क्यों कर रहा है? ओजल अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कम ऑन मिस्टर ठाकुर, गुस्सा नहीं करेगा तो और क्या? आई मीन लाइक सीरियसली? अरमान 5 साल का छोटा बच्चा है, अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में एंजॉय करना चाहता था। असल में वाटर पार्क जैसा होता है वो वैसा देखना चाहता था। बहुत सारे लोग जहाँ पानी में खेल रहे हों, यहाँ वहाँ टहल रहे हों, मस्ती कर रहे हों, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो चारों तरफ सन्नाटा फैला दिया। यहाँ पर सिर्फ आपके बॉडीगार्ड्स दिखाई दे रहे हैं।
वह भी ऐसा लग रहा है जैसे काले कपड़े पहनकर कोई पत्थर के पुतलों को खड़ा कर दिया गया हो। हमारे अलावा यहाँ ना बंदा है, ना कोई बंदे आ सकते हैं। अच्छा, तो यह रीज़न है अरमान का गुस्सा होने का कारण कि यहाँ उसके दोस्त नहीं है जिनके साथ वह खेल सके। एक गहरी सांस लेकर अभिनव अपने माथे को रगड़ता है और एक गार्ड को आगे आने का इशारा करता है। अभिनव गार्ड से कहता है सबकी एंट्री अलाउ कर दो और अरमान के जितने भी दोस्त हैं सबको उनकी फैमिली के साथ आधे घंटे में यहाँ प्रेजेंट होने का ऑर्डर दो। गार्ड तुरंत ऑर्डर फॉलो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। 1 घंटे में पूरा ही वाटर पार्क लोगों से भरा हुआ था। हालांकि अभिनव के बॉडीगार्ड्स अपने यूनिफॉर्म से हटकर नॉर्मल कैजुअल कपड़ों में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। सिक्योरिटी के लिए वह पूरी तरह से अलर्ट थे। वाटर पार्क में एंट्री से पहले सबको सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ रहा था। यहाँ पर सबके लिए सब कुछ फ्री था, सिर्फ अरमान की खुशी के लिए। यहाँ जो भी खाना पीना, स्विमिंग सूट, कुछ भी हो, सब कुछ बिल्कुल फ्री था। इन चीज़ों ने लोगों को अंदर की एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ा दी और लोग खुलकर वाटर पार्क में एंजॉय कर रहे थे। अभिनव आराम से चेयर पर लेटा हुआ था। उसके ऊपर बड़ा सा अम्ब्रेला और हाथ में कॉकटेल ड्रिंक थी। चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशन से ज़्यादा कोई भाव नहीं थे। प्रतीक तुरंत आकर उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, आज मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह लोगों की भीड़ में वाटर पार्क में एंजॉय करते हुए देखा है। अभिनव आराम से अपनी ड्रिंक की घूंट लेता है और अरमान की तरफ देखते हुए कहता है, औलाद के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। वह देखता है कि अरमान अपने सारे दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रहा है। अरमान बहुत कम इतना खुश होता था, आज सच में वह काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। सारे दोस्त उसके साथ स्विमिंग पूल के अंदर थे। वह जिस तरफ थे वह बच्चों की ही जगह थी। वहाँ की गहराई भी ज़्यादा नहीं थी और ऊपर से बच्चों की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ था। एक बड़े से स्विमिंग रिंग में अरमान रिलैक्स होकर पानी में तैर रहा था, अपने दोस्तों पर पानी डाल रहा था। उसके दोस्त भी उसके साथ मस्ती कर रहे थे। यह देखकर अभिनव के एक्सप्रेशन कुछ हद तक नरम हो जाते हैं और होठों पर हल्की तिरछी सी मुस्कुराहट आ जाती है। प्रतीक अभिनव से बोला, बाय द वे अरमान की केयर टेकर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। प्रतीक ने यहाँ वहाँ नजर डाली लेकिन उसे ओझल कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। अभिनव ने इग्नोर करते हुए कहा, आई डोंट नो, होगी यहीं पर। उसके बाद वह अपने मोबाइल फोन पर कुछ देखने लग जाता है। तभी प्रतीक की नज़र अचानक थोड़ी सी दूरी पर किसी पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी तो सांसें हलक में अटक जाती है। ओ माय गॉड, प्रतीक की धड़कनें जैसे एक सेकंड के लिए रुक सी जाती हैं। ओ नो, उसके रिएक्शन को देखता हुआ देख अभिनव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर उस डायरेक्शन में देखता है जहां प्रतीक देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन में बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं। ओजल अभी अभी चेंजिंग एरिया से बाहर आई थी। सूरज की हल्की किरणें उसके ऊपर गिर रही थी और उसका पूरा लुक बस एक सेकंड में किसी का भी दिमाग ब्लैंक कर दे। उसने ब्लैक एंड रेड कट आउट स्विमिंग सूट पहना था, इतना टाइट था कि उसकी कमर की लाइनें, कर्व्स और फिगर बिल्कुल रेज़र साफ तरीके से उभर रहे थे। उसकी टांगें लंबी, स्मूथ और पानी और धूप के रिफ्लेक्शन से चमकती हुई जैसे किसी ग्लास फोटोशूट से सीधा बाहर निकल रही हों। उसके बाल हल्के से उसके बाल हल्के से लहराते हुए और उसकी गर्दन से नीचे गिरती एक पतली सी स्ट्रैप उसके कॉलर बोन को और ज़्यादा सेक्सी दिखा रही थी। वह चलते हुए अपने बालों को हाथ से पीछे करती है और उसकी कमर की हल्की सी मूवमेंट इतनी नेचुरली सेंसस थी कि प्रतीक के मुंह से बिना सोचे निकल गया, ओ गॉड, ओ माय गॉड। अभिनव की आंखें 2 सेकंड के लिए सच में वहीं अटक गई। ओजल की वॉक, उसके हिप्स की लचक, उसके कॉन्फिडेंस स्टेप, सब कुछ इतना हॉट, बोल्ड और किलर था कि पूरे वाटर पार्क की वाइब एकदम बदल गई। वहां पर ज़्यादातर लोगों की नज़र तो तुरंत ही ओझल के ऊपर जाकर चिपक गई। ओझल का चेहरा धूप में बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। स्विमिंग सूट उसके शरीर पर ऐसे फिट था मानो उसके लिए ही बनाया गया हो। कमर का फ्लैट कर्व, हिप्स की परफेक्ट शेप और सीधी चलती हुई उसकी टोन्ड बैक। प्रतीक ने धीरे से कहा, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। अब न कुछ नहीं बोला, बस जॉलाइन थोड़ा कस गई और नजरें चाह कर भी वापस नहीं हट रही थी। ओजल जैसे ही पुल के किनारे पहुंची, 1 सेकंड रुकी, अपनी स्लेंडर फिंगर से बाल पीछे किए और तभी उसके गीले बालों की एक लट कंधे पर आकर गिर गई। प्रतीक तुरंत खड़ा हुआ और बोला, मैं जरा उसको हाय बोलकर आता हूँ। यह बोलकर उसके एक्साइटमेंट से भरे कदम ओजल की तरफ चले गए। ओजल आराम से पुल के किनारे बैठ जाती है और अपने पैरों को पानी में डाल लेती है। क्लेचर को होठों के बीच में दबाए हुए वे अपने बालों का बन बनाने लगती है। तभी एकदम से उसे प्रतीक की आवाज़ सुनाई देती है, हाय सलोनी।
ओजल पलटकर देखती है तो प्रतीक के चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल के साथ उसे देख रहा था। ओजल ने ज्यादा रिएक्शन ना देते हुए बस हल्का सा सर हिलाकर कहा, हेलो डॉक्टर, आप यहाँ पर कैसे? प्रतीक ने आंखें रोल करके हवा में हाथ मारते हुए उसके बगल में बैठकर बोला, कम ऑन सलोनी, यू कॉल मी प्रतीक, डोंट कॉल मी डॉक्टर। ओजल ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। प्रतीक उसे देखते हुए बोला, ऊ लाला, आर यू लुकिंग सो हॉट? ओजल अपने आईब्रो को ऊपर उठाकर बोली, रियली? आर यू फ्लर्टिंग विथ मी मिस्टर डॉक्टर? प्रतीक प्रतीक हल्का सा हंसकर बोला, नो, आई एम जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग यू। ओजल ने कहा, वेल थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। दूर बैठा हुआ अभिनव उन दोनों की तरफ देख रहा था। प्रतीक बड़ा हंस हंस के ओजल से बातें कर रहा था और अब तो ओजल भी उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी, उसे अटेंशन दे रही थी। यह देखकर इरिटेशन में अभिनव अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है। सच अ चाइल्डिश मैन। पर्ल अपने क्लासरूम में बैठी थी। सामने टीचर क्लास ले रहे थे। जल्द ही बेल बजती है और क्लास खत्म हो जाती है। स्टूडेंट थोड़े यहाँ वहाँ हो जाते हैं, कुछ क्लास के बाहर निकल जाते हैं। पर्ल अपनी सारी बुक्स उठाती है और फिर वहाँ से सीधा कैंटीन की तरफ चली जाती है। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था। हर 10 मिनट में उसको दर्श के मैसेज आ रहे थे। दर्श की तरफ से भी उसे मैसेज आ रहे थे और वह उसके साथ चैटिंग भी कर रही थी। दर्श पूछ रहा था कि सब कुछ कैसा चल रहा है। हर पल हर सेकंड की खबर फ़ोन पर लेता रहता था। पर्ल को भी अपने हर पल की खबर देने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और फैक्ट यह है कि यहाँ पर कोई उसका दोस्त नहीं है, तो दर्द से बात करके उसे अकेला फील नहीं होता था। तभी अचानक एक लड़की से वह टकरा जाती है और तुरंत कहती है, ओह आई एम रियली सॉरी। वह लड़की जब पर्ल को देखती है तो कहती है, पर्ल, दैट्स ओके, कैसी हो तुम? वह लड़की शिल्पा थी जो उसकी क्लासमेट थी। एक दो बार उसने पर्ल से नोट्स और थोड़ी सी हेल्प ली थी तो पर्ल ने उसकी हेल्प कर दी थी, बस वह इतना ही जानती थी उसे। पर्ल उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ। शिल्पा ने पर्ल से कहा, तुम कैंटीन की तरफ जा रही हो ना? पर्ल ने हाँ में सर हिला दिया। शिल्पा ने कहा, ऑल राइट, चलो, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ और मुझे कल के लेक्चर के बारे में तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। तुम्हारे पास टाइम तो है ना? पर्ल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है लेकिन वह हाँ में सर हिला देती है। शिल्पा के कंधे पर हाथ रख के बोली, ऑल राइट, चलो, मैं तुम्हें अपने ग्रुप से मिलवाती हूँ। उसके बाद वह पर्ल को लेकर कैंटीन में चली गई। वह दोनों आगे आगे चल रहे थे। तभी शिल्पा नोट करती है कि पर्ल से थोड़ी सी डिस्टेंस पर दो हट्टे कट्टे नौजवान भी उसके साथ साथ चल रहे थे। असल में वह उसके बॉडीगार्ड थे। शिल्पा पर्ल से बोली, यह दोनों कौन हैं? हमेशा तुम्हें फॉलो करते रहते हैं, क्या तुम जानती हो इन्हें? पर्ल ने जवाब दिया, बॉडीगार्ड्स। यह सुनकर शिल्पा अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेती है। बॉडीगार्ड्स? रियली? तुम अपने साथ बॉडीगार्ड्स रखती हो? पर्ल कुछ बोलती नहीं। दर्श ने जबरदस्ती उन्हें इसके साथ भेज रखा था। फिर भी ये पर्ल के ज़्यादा क्लोज नहीं रहते क्योंकि वह कॉलेज में थी तो वह लोग भी नॉर्मल कपड़ों में ही रहते थे, वरना सबका अटेंशन पर्ल की तरफ ज़्यादा हो सकता था। शिल्पा पर्ल से बोली, क्या तुम किसी बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हो? आई मीन अपने साथ कॉलेज में बॉडीगार्ड लेकर आना। ज़रूर तुम्हारे डैड बहुत अमीर आदमी होंगे। पर्ल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाती है। शिल्पा पर्ल से पूछती है, बाय द वे तुम्हारा सरनेम क्या है? पर्ल जवाब देती है, पर्ल कपूर। दर्श उसे इसी नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था। शिल्पा कुछ सोचने लगती है, यहाँ पर तो दो तीन कपूर फैमिलीज हैं, आखिर पर्ल कौन सी फैमिली से बिलोंग करती होगी? वह यह तो नहीं जानती थी लेकिन एक बात पक्की थी कि पर्ल जरूर किसी बड़ी फैमिली से है जो काफ़ी रईस और अमीर घर से है। उसके कपड़े, उसका मोबाइल फ़ोन, बॉडीगार्ड्स, यह सब कुछ देखकर बस यही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ तक कि वह हर रोज़ बहुत बड़ी लग्जरियस महंगी गाड़ी में कॉलेज आती है। शिल्पा ने एक दो बार देखा था उसे बहुत लंबी काली गाड़ी से निकलते हुए। वह पर्ल से बोली, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताओ ना, तुम्हारे डैड का नाम क्या है? पर्ल काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है पर सिर्फ इतना कहती है, आई डोंट हैव फैमिली, आई हैव हस। तभी अचानक हल्का सा झटका लगने की वजह से पर्ल थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है। अरे संभल कर, शिल्पा ने तुरंत पकड़ लेती है लेकिन पर्ल का मोबाइल फ़ोन नीचे गिर जाता है। शिल्पा उसका मोबाइल फ़ोन उठाने लगती है कि तभी उसे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर एक हैंडसम से लड़के का चेहरा दिखाई देता है और कुछ सेकंड के लिए जैसे वह अपनी जगह पर जम जाती है। वह खड़ी होती है और देखती है कि पर्ल के मोबाइल फ़ोन के वॉलपेपर पे एक लड़के की फ़ोटो है। वह दर्श का फ़ोटो था।
पर्ल मोबाइल फ़ोन वापस रखती है। शिल्पा उसे फ़ोन देते हुए बोली, ये दर्श कपूर की तस्वीर है ना? वह दर्श कपूर को बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसने कुछ मैगज़ीन और आर्टिकल्स में उसके बारे में पढ़ा था और कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे थे। वह यहाँ का एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है और ना ही सिर्फ बहुत पैसे वाला अमीर आदमी है, बल्कि सिंगल भी है। वह बहुत कोल्ड कंपोज और बहुत ही हैंडसम लड़का है, लेकिन आज तक कभी उसने फेस टू फेस उसे देखा नहीं था। शिल्पा की बात सुनकर पर्ल हल्का सा सर हिला देती है। शिल्पा हैरानी और कंफ्यूजन में पूछती है, तुम दर्श कपूर को जानती हो? उसके साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? पर्ल लगभग 18 से 19 साल की लड़की है। दर्श कपूर उसे 10-11 साल का बड़ा है। दोनों के सरनेम भी कपूर है, तो एक ही रिलेशन शिल्पा के दिमाग में आया। पर्ल कुछ बोल पाती उससे पहले ही शिल्पा ने एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाकर कहा, तुम उसकी छोटी बहन हो ना? यह सुनकर पर्ल बिल्कुल स्पीचलेस हो जाती है। उन दोनों को देखकर कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि उम्र का भी काफ़ी डिफरेंस था। दर्श कपूर एक अच्छा खासा नौजवान था, जबकि पर्ल जैसे अभी-अभी अपने बचपन से बाहर निकली हो। शिल्पा पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही खुश और एक्साइटेड हो रही थी। उसने पर्ल को हग कर लिया। असल में शिल्पा ने जब पहली बार दर्श कपूर को देखा था, तो उसे देखते ही उसे उसका क्रश हो गया था। पर वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी छोटी बहन यहाँ कॉलेज में उसी के साथ पढ़ती है। अगर उसे पता होता तो वो पहले ही पर्ल से दोस्ती कर लेती। पर्ल को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। जल्द ही दोनों कैंटीन में पहुंच जाते हैं। शिल्पा पर्ल को अपने फ्रेंड ग्रुप के पास लेकर आती है और कहती है, हेलो गाइस, मेरी नई फ्रेंड से मिलो। इसका नाम पर्ल है, पर्ल कपूर। सब लोग पर्ल की तरफ देखते हैं। उनके ग्रुप में कुछ लड़के और लड़कियां मौजूद थे। लड़के जब पर्ल को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि पर्ल न सिर्फ काफ़ी कम उम्र की थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और मासूमियत तो उसके चेहरे से टपक रही थी। एक लड़के ने तुरंत खड़ा होते हुए कहा, हेलो ब्यूटीफुल, प्लीज़ हैव अ सीट। वह पर्ल के लिए कुर्सी पीछे करता है। पर्ल वहाँ उन सबके साथ बैठ जाती है और शिल्पा सबको पर्ल के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। सब लोग ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि पर्ल दर्श कपूर की छोटी बहन है। पर्ल उनकी गलतफहमी को क्लियर करना चाहती थी। वह बताना चाहती थी कि वह दर्श कपूर की बहन नहीं, बल्कि उसकी वाइफ है। मगर वह कुछ बोल पाती उससे पहले एक बॉडीगार्ड तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन लेकर पर्ल के पास आता है। वह अपने मोबाइल फ़ोन को आगे करते हुए बोला, मैम, सर का कॉल। बॉडीगार्ड की बात सुनकर पर्ल उसकी तरफ और फिर उसके मोबाइल फ़ोन की तरफ देखती है, जो गार्ड ने उसकी तरफ बढ़ाया हुआ था। दर्श का कॉल है, यह देखकर उसने तुरंत फ़ोन अपने हाथ में लिया और कान पर लगा लिया। हेलो, दूसरी तरफ से दर्श की हैवी आवाज़ सुनाई दी। फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है तुम्हारा? तभी पर्ल अपने मोबाइल फ़ोन को उठाकर देखती है और पाती है कि मोबाइल फ़ोन तो सच में स्विच ऑफ हो गया। ऑलरेडी उसमें बैटरी इतनी ज़्यादा कम थी कि वह उसे चार्ज करना भूल गई थी। अपने होठों को दांतों के नीचे दबाते हुए चुपचाप बैठी रही। दूसरी तरफ से दर्श ने कहा, किन के साथ बैठी हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना, ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत नहीं है। पर्ल ने थोड़ी मासूमियत और घबराहट भरी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल फ़ोन डेड हो गया है, चार्ज नहीं है। दूसरी तरफ से दर्श ने कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज रखा करो। तुम्हारी क्लासेस ख़त्म हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना। मोबाइल फ़ोन बॉडीगार्ड को दे दो, वह चार्ज करके दे देगा। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ओके? पर्ल चुपचाप अपना सर हिला देती है। ओके। कॉल कट हो जाता है और पर्ल चुपचाप से मोबाइल फ़ोन वापस गार्ड को दे देती है। गार्ड उसका और अपना दोनों का मोबाइल फ़ोन लेकर चला जाता है पर्ल का मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए। उसके फ्रेंड ग्रुप में चर्चा होने लगती है। एक लड़की पर्ल से कहती है, ओह माय गॉड, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं क्या? ओह माय गॉड, ये तुम्हारे बॉडीगार्ड्स हैं क्या? और अभी अभी तुम्हारे भाई का कॉल था, है ना? मैन, योर ब्रदर इज सो प्रोटेक्टिव। पर्ल कुछ बोल नहीं पाती। तभी अचानक उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, एंड हियर वी मीट अगेन। पर्ल, शिल्पा और बाकी सब उस आवाज़ की डायरेक्शन में देखते हैं। पर्ल हैरान सी हो जाती है और काफ़ी नर्वस भी, क्योंकि पीछे नकुल खड़ा हुआ था, हाथ पैंट की पॉकेट में, चेहरे पर एक नोटी स्माइल, आंखों पर काले चश्मे, गले में चैन, हाथ में एक लूज वॉच जो थोड़ा स्टाइलिश बना रही थी। जीन्स और ऊपर से शर्ट, उसके ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे। नकुल शाह कॉलेज का जाना माना हैंडसम लड़का था। कॉलेज की लड़कियां उस पर फिदा थी। उसे वहां पर देखकर तो सारी लड़कियां जैसे अपनी धड़कनें ही रोक लेती। ओ माय गॉड, नकुल। नकुल बहुत कम कॉलेज में आता था। वह हमेशा मौज मस्ती ही करता रहता था।
पढ़ाई जैसी चीज़ से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। उसे अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा बोलने में कोई गलत बात नहीं होगी। नकुल चलता हुआ आगे आता है, लेकिन उसकी नज़रें पर्ल के ऊपर जमी हुई थी। पर्ल 2 सेकंड उसे देखती है, फिर तुरंत अपनी नज़रें हटा लेती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि इस आदमी से वह जितना दूर रहे उसके लिए उतना ही अच्छा है। नकुल आगे चलकर आता है, टेबल पर दोनों हाथ रखता है और नोटी नज़रों से पर्ल की तरफ देखकर कहता है, हाय स्वीट हार्ट। शिल्पा ने नकुल से कहा, क्या बात है, आज तुम कॉलेज का रास्ता कैसे भूल गए? नकुल वैसे तो कभी कॉलेज में दिखाई नहीं देता। नकुल हल्का सा हंस देता है और खाली बड़ी सी कुर्सी पर फैलकर बैठते हुए कहता है, अब से दिखाई दूंगा, बार बार लगातार, क्योंकि अब से पहले कॉलेज में कुछ था नहीं इंटरेस्टिंग, आई कैचिंग, लेकिन अब है। यह बोलते हुए उसकी नज़रें पर्ल को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि पर्ल नज़रें उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसका यूं घबराना, नज़रें झुकाकर बैठे रहना, ये चीज़ नकुल को और भी उसकी तरफ खींचने को मजबूर कर रही थी। ग्रुप में बैठे एक लड़के ने नकुल की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, फिर तो गजब ही होगा वह चीज़ जिसने नकुल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और उसे कॉलेज अटेंड करने पर मजबूर कर दिया। नकुल ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, हाँ सही कहा तुमने, कुछ ज़्यादा ही गजब है। पर्ल थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोली, मैं चलती हूँ, मुझे लाइब्रेरी जाना है। वह जाने लगती है कि तभी नकुल एकदम से उसकी कलाई पकड़ लेता है। नकुल की हरकत से पर्ल हैरान हो जाती है, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत एक्शन में आते हैं। दो हट्टे कट्टे नौजवानों को एकदम पर्ल के पास खड़े देख नकुल अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। पर्ल उसका हाथ झटक कर पीछे करती है और तुरंत वहां से चली जाती है। शिल्पा ने नकुल की तरफ मुंह बनाते हुए देखा और कहा, तुमने पर्ल को डरा दिया। नकुल अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाकर बोला, पर्ल? तो इसका नाम पर्ल है? शिल्पा ने कहा, यस, पर्ल कपूर। दर्श कपूर को जानते हो? उसकी छोटी बहन। ये सुनते ही नकुल और भी अम्यूजमेंट के साथ बोला, पर्ल कपूर, वाओ, इंटरेस्टिंग। पर्ल कॉलेज से बाहर निकलकर आती है और साइड में खड़ी एक बड़ी सी गाड़ी में एक बड़ी सी गाड़ी में बैठ जाती है। वह जैसे ही गाड़ी में बैठने लगती है, एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और पर्ल अगले ही पल गाड़ी में बैठे शख्स की गोद में जाकर बैठ जाती है। गाड़ी का दरवाज़ा बंद होता है। पर्ल का हार्ट बीट स्किप करने लगता है जब उसकी नज़रें दो गहरी काली आंखों से टकराती है। वह दर्श की गोद में बैठी हुई थी बैक सीट पर, और दर्श के फेस एक्सप्रेशन से क्लियर लग रहा था कि उसका मूड कुछ अच्छा नहीं है। दर्श ने पल की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दोस्त नहीं बनाने, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अपनी नज़रें नीचे करके पर्ल हाथ को अपने दांतों के नीचे दबा लेती है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं बनाए फ्रेंड, उन्हें बस मेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, तो मैं आई एम सॉरी, आगे से किसी से बात नहीं करूँगी। वह चुपचाप बैठी रही और दर्श भी खामोशी से उसे देखता रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वह पर्ल को पूरे तरीके से कंट्रोल करना चाहता था या किसी को भी उसके आसपास भटकने नहीं देना चाहता था। उसे बस लगता था कि पर्ल इस क्रूएल दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मासूम है, लोगों के खतरनाक इंटेंशन को समझ नहीं सकती। दर्श ने उसके चिन के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी आंखों में देखने लगा। इतनी मासूम, घबराई हुई सी आंखें, इतना खूबसूरत चेहरा दर्श के दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। दर्श ने पल से कहा, पर्ल, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम जानती हो तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। पर्ल कुछ नहीं बोलती। दर्श एक गहरी सांस लेकर उसके बालों में अपनी उंगलियां डालकर चेहरे को करीब लाता है और कहता है, ऑल राइट, डोंट बी अपसेट, चलो मैं तुम्हें आज एक अच्छी सी जगह पर लेकर चलता हूँ, वाटर पार्क चलोगी? दर्श की बात सुनकर पर्ल की आंखों में चमक आ जाती है। वाटर पार्क? वाटर पार्क का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक ब्राइट सी चमक आ जाती है। वह क्लियरली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आने लगती है और दर्श यह चीज़ साफ देख सकता था। हल्का सा मुस्कुराकर वह उसके गाल को प्यार से पिंच करते हुए बोला, चलोगी? पर्ल ने एक्साइटमेंट में हाँ में अपना सर हिला दिया। उसने वाटर पार्क पहले कभी नहीं देखा था और वह सच में जाना चाहती थी। दर्श ने उसे करीब करते हुए कहा, ओके, पर बदले में तुम्हें भी कुछ देना पड़ेगा। यह सुनकर पर्ल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। वह कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उसके होठों पर दर्श के होठ थे और वह उसे बहुत ही हार्ड किस कर रहा था। पर्ल इस चीज़ के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो बस चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, अपने हाथ को दर्श के गाल के अराउंड लपेटा और इस किस को एंजॉय करने लगी। ओजल आराम से सन बाथिंग चेयर पर बैठी हुई थी
अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रही थी। उसकी लंबी खूबसूरत गोरी मखमली टांगें सूरज की धूप से चमक रही थी। उसे अपनी पीठ पर भी लगानी थी लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं जा रहा था। वह थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, तभी उसे प्रतीक की आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं मदद कर दूं? ओझल ने प्रतीक की तरफ देखा, कुछ सेकंड सोचा और फिर सनस्क्रीन की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। ओके। यह सुनते ही प्रतीक की आंखें चमक उठी और थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया, मगर अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए उसने सनस्क्रीन की बोतल ली। फिर अपने हाथ पर थोड़ी सी सनस्क्रीन निकालकर उसे मसलकर ओझल की पीठ पर अप्लाई करने लगा। उसकी उंगलियों ने जैसे ही ओझल की स्किन को टच किया, ऐसा लगा जैसे उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया। ओ माय गॉड, इसकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। प्रतीक का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। ओझल ने जब प्रतीक का चेहरा देखा तो उसने तुरंत कहा, ओ आर यू ऑल राइट? तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। आर यू नॉट फीलिंग वेल? ओझल की बात सुनकर प्रतीक थोड़ा ऑकवर्ड और शर्मिंदा हो जाता है। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं, वो धूप की वजह से मेरा चेहरा ऐसे लाल हो गया है। कोई बड़ी बात नहीं। ओझल हल्का सा सर हिला देती है। वह आराम से रिलैक्स होकर बैठी रहती है और प्रतीक उसकी पीठ पर सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करने लगता है। इस बात से बेखबर की दो डार्क आंखें उन्हीं पर जमी हुई थी। थोड़ी सी दूरी पर अभिनव अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी नज़रें प्रतीक के ऊपर थी जो ओझल की पीठ पर सनस्क्रीन लगा रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सी डार्क हो गई। हाथ में पड़े ग्लास पर उसकी उंगलियां थोड़ी सी कसी हुई थी। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को पास बुलाया, उससे कुछ कहा। थोड़ी देर में प्रतीक चलता हुआ अभिनव के पास आया और बोला, तुमने बुलाया मुझे? अभिनव आराम से रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, हाँ, एक मसाजर की जरूरत थी। प्रतीक कन्फ्यूजन मैं बोला, क्या मतलब? अभिनव ने सामने की तरफ इशारा किया। प्रतीक ने देखा तो वहां पर लगभग 10 हट्टे कट्टे लौंडे यानी कि उनके बॉडीगार्ड्स अपनी शर्ट निकालकर सिर्फ बॉक्सर्स में बैठे हुए थे। उन्हें देखकर प्रतीक और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी एक आदमी हाथ में एक बड़ी सी ट्रे लिए जिसमें 4-5 बड़ी बड़ी बोतलें सनस्क्रीन की थी, प्रतीक के सामने लाया। अभिनव ने ड्रिंक की सिप लेते हुए कहा, अब इन सबको सनस्क्रीन लगानी है, जाओ शुरू हो जाओ। अभिनव की बात सुनकर प्रतीक का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या कहा इस आदमी ने? अभी अभी सनस्क्रीन वह लगाए, और वो भी इन सब मुस्टंडों को? लाइक सीरियसली? उसे इतना हैरान देखकर अभिनव अपनी आईब्रो हल्का सा ऊपर उठा लेता है। प्रतीक तुरंत कहता है, मैं क्यों लगाऊं इन लोगों को, ये खुद लगाएं अपने आप को। आर यू मैड? प्रतीक की बात सुनकर अभिनव ने कहा, मुझे लगा कि दूसरों को सनस्क्रीन लगाने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। अब जाओ अच्छे से मज़े लो, उन सबको भी लगाओ। अभिनव की बात सुनकर प्रतीक बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसने अब कहा कि उसे सनस्क्रीन लगाने में मज़ा आता है। एक मिनट, यह आदमी आखिर कर क्या रहा है? थोड़ी देर में प्रतीक रोने जैसी शक्ल लेकर एक बड़े से सनस्क्रीन की बोतल से अपने हाथ पर क्रीम डालता है। वह सारी वो सारी बोतल अपने हाथ पर उड़ेल लेता है। उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी पेट के बल लेटा हुआ था। उसने तेज आवाज के साथ सनस्क्रीन से भरा हुआ हाथ उसकी पीठ पे दे मारा। सनस्क्रीन के छींटे चारों तरफ फैल गए और फिर ऐसे रगड़ने लगा मानो उसकी काल ही उतार देगा। यह अभिनव ने आखिर उसे समझ कर क्या रखा है? ये कैसा काम दिया है उसे अपने बॉडीगार्ड्स को सनस्क्रीन लगाने का? वह खुद नहीं लगा सकता। उसे इतना तो समझ में आ गया था कि अभिनव ने जरूर कोई दुश्मनी निकाली है। उसे 10 बॉडीगार्ड्स को सनस्क्रीन लगाते हुए उसके हाथ की कलाइयाँ जवाब दे गई। ओझल एक जगह से गुजर रही थी, तभी अचानक कुछ लड़के उसके सामने आ जाते हैं। हाय हॉटी। 3 लड़के थे, लगभग 23-24 की उम्र के। सबने बॉक्सर्स पहने हुई थी और सबकी बॉडी एक्सपोज हो रही थी। सबसे आगे खड़ा हुआ लड़का, उसकी बॉडी काफ़ी इम्प्रेसिव थी, एकदम सिक्स पैक टाइप। अपने इम्प्रेशन को बनाते हुए लड़के ने स्टाइल में बालों में हाथ मारा और ओझल की तरफ चलकर आने लगा। वह लोग जब से यहाँ पर आए थे उनकी नज़र ओझल के ऊपर ही थी, और सच पूछूं तो उन्हें ओझल बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। बस वह मौका देख रहे थे उसे अप्रोच करने का। वह लड़का ओझल की तरफ बढ़ रहा था। उसने जानबूझकर अपनी शर्ट साइड में उतार कर रख दी थी ताकि ओझल उसकी मस्कुलर बॉडी देखे और उस पर फिदा हो जाए। लेकिन उन लोगों को वहां देखकर ओझल की आंखें हल्की सी छोटी हो गई। पता नहीं क्यों उसे मुसीबत नजर आ रही थी। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।